हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, स्वागत है आप सभी को मेरे चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति और इसका प्रश्नावली 7.2, जो कि इससे पहले 7.1 का एक एक सवाल पढ़ लिए हैं, 7.2 में 6 तक एक एक सवाल पढ़ लिए हैं। और इससे पहले जो मैं आपको सवाल पढ़ाया हूँ, लेसन पढ़ाया हूँ, समांतर श्रेणी हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, उससे पहले और एक दो लेसन पढ़ाया हूँ। सभी का एक एक क्वेश्चन, चाहे इजी हो चाहे हार्ड हो, एनसीईआरटी किताब का, ठीक है। एनसीईआरटी जो किताब है उसी से मैं पढ़ाया हूँ और ये आपका प्रश्नावली 7.2 है। इससे पहले अगर आप नहीं पढ़े हैं तो ज़रूर उसको पढ़िएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाएंगे, मैथ सब्जेक्टिव करके लिखा हुआ है, या तो प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे 7.2 में जितना सा सवाल था सब था विभाजन सूत्र, है ना, विभाजन सूत्र के हिसाब से। और इसके लिए मैं आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड भी करवाया था, तो आपको मेरे ख्याल से ये भी सवाल समझ में आएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो सवाल आपको कैसे मॉडरेट करके देता है ना, सवाल मॉडरेट करके देता है, घुमा के। अगर डायरेक्ट विभाजन का सूत्र है तो रहेगा एक दो सवाल, लेकिन कुछ मॉडरेट करके देता है ताकि आपका माइंड उस सूत्र से कहाँ कहाँ जाता है, कितना आप क्रिएटिव माइंड लगा सकते हो उस सूत्र से, उस तरह से आपको देता है। अब देखो लो, यही सवाल, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है। मान लो कि यहाँ पे एक वृत्त है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा बनाता हूँ ना, अरे यार बड़ा बन जाओ, चलो फिलहाल टेढ़ा चलेगा, है ना। चलो रहने दो ऐसे ही, ठीक है। ए भी हो गया, ए वृत्त हो गया, और मान लो ये वृत्त है, ठीक है। अब यहाँ पे टेढ़ा करेंगे, सीधा कर लेना, बना लेना सीधा से, ये वृत्त है, ठीक है। और ये एक बोलता है व्यास है, ए से लेकर बी तक क्या है, व्यास है, ठीक है। जिसका केंद्र 2 और -3, केंद्र का मतलब क्या होता है, केंद्र का मतलब सेंटर, केंद्र का मतलब क्या होता है, सेंटर, बीचों बीच 2 और -3, ठीक है। और बी का निर्देशांक दिया है 1 और 4, और ए का निर्देशांक गायब है, नहीं दिया हुआ है। तो हमको वही बोल रहा है ए का निर्देशांक निकालना है, ए का। तो देखो मध्य ए आपका ये दूरी का सूत्र से, दूरी के सूत्र में एक तो दूरी का अंतर विभाजन बताया था और बाह्य विभाजन बताया था, तो इसको दूरी के सूत्र से भी बनाओगे तो आंसर आएगा। और एक में आपको बताया था मध्य बिंदु का निर्देशांक, जैसे ही आपको बोल दे रेखा को का मध्य का निर्देशांक दे दे, मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर दे दे तो समझ लो मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला बैठाना है, सबसे इजी से बन जाता है x1 + x2/2 y1 + y2/2। अगर इससे नहीं बना चाहते हो, अगर बनाना चाहते हो कि आप विभाजन सूत्र से बनाओ तो उससे भी बना सकते हो, क्योंकि यहाँ देखो दोनों बराबर भाग में कट रहा, विभाजित हो रहा, तो 1:1 के अनुपात में दोनों बढ़ जाएगा। चलो उतना लंबा हमको बनाने की जरूरत है, मैं आपको पिछले 1-2 क्वेश्चन में ऐसा बना करके बता दिया हूँ, ठीक है। तो जो इजी मेथड हो सबसे बेहतर वही जो समझ में आ जाए। और मेरे ख्याल से वो तो विभाजन सूत्र तो समझ में आ ही गया होगा, लेकिन उससे ज़्यादा आपको मध्य बिंदु का निर्देशांक वाला फॉर्मूला अच्छे समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, है ना। तो यहाँ पर हम मानते हैं, माना कि ए बी व्यास है, माना कि ए बी व्यास है, यहाँ पे ए बी क्या है, व्यास है। तो और ए बराबर हम क्या मान लेते, ए का मान तो नहीं दिया हुआ है, तो ए को मान लेते x1 और y1, ये माने, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बिंदु है इसका हम कुछ वैल्यू पुट करते, चलो p का नाम देते हैं p, तो p का मान ले देते हैं क्या, 2 और -3, ठीक है। इसको हम मानते x और y, ऐसे मानते, ठीक है। और फिर ये जो b है ना, b का 1/4 दिया हुआ है, तो b को मान लेते हैं x2y2, ठीक है, x2y2। अब हम क्या जानते हैं, मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब बता दिया मैं, आप विभाजन विधि से बनाओगे तो भी आंसर आएगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालोगे तो भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं, जिससे भी मर्जी उससे बना लो, है ना। तो हम निकालते हैं मध्य बिंदु का निर्देशांक, यानी कि इसलिए p बराबर निकालते हैं। p अगर निकालना है, ये p क्या है, मध्य बिंदु है, इसका निर्देशांक निकालना है, तो क्या करेंगे, देखो ये हमारा x1, ये हमारा क्या x1 y1 और b क्या x2 y2। तो हम लिखें p अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक अगर निकालना है तो क्या निकालते हैं, x1 + x2/2, ब्रैकेट दो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और यहाँ पे x नहीं y1 है ना, y1 + y2/2 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करो, x1 कितना है, x1 दिया हमारा, x1 तो x1 ही है, x1 हमारा कितना x1 ही है,
क्योंकि x1 में निकालना हमको है। x2 कितना दिया हुआ है, दिया हुआ x2 दिया 1/2, y1 तो नहीं दिया, y1 ही दिया, y2 कितना दिया, y2 दिया हुआ 4/2, हो गया। अब आप जान रहे हैं ये जो निर्देशांक है p का, ये x वाला है, ये y वाला है, ये x अक्ष का है, ये y अक्ष का है ना, ये x अक्ष का है, ये y अक्ष का है। तो x बराबर यहाँ पे पहले से दे दिया है, x बराबर क्या दिया है, 2 दिया है, और y बराबर कितना दिया है, -3। देखो यहाँ पे लिखे ना, माने थे x बराबर 2, y बराबर -3, है ना। यहाँ पे इस तरह से लिखे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, इसलिए x बराबर, अब दोनों अलग अलग बांटना पड़ेगा, इसलिए x बराबर क्या आया, x + 1/2, x का निर्देशांक है, x1 यहाँ पे, ये x1 है, ठीक है। अब x का मान कितना दिया हुआ है, देखो x का मान कितना दिया, 2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 2 बैठा दो, बहुत ही ईजी सा ये सवाल है। x1 + 2 सॉरी 1 होगा ना, x1 + 1/2। अब आप जानते हैं जी कि हम 2 को 2 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अच्छा, इसके नीचे 1 भी छुपा हुआ है, तो x1 + 1 को 1 से पहले गुना कर लो, कोई दिक्कत नहीं, और 2 दूना 4। अब देखो x1 जब निकालना है तो ये 1 इधर भेज देंगे, 1 चला जाएगा इधर, तो 1 इधर भेज देंगे, 4 - 1, तो x1 बराबर कितना गया, 3 आ गया। x1 का मान कितना गया, 3 आ गया। तो जिस तरह से आप x1 निकाले थे उसी तरह से अब हमको y1 भी निकालना पड़ेगा, है ना, उस तरह से हमको y1 भी निकालना पड़ेगा। अब y1 निकालने के लिए अब यहीं पे हम कर लेते हैं, इसके नीचे एक लाइनिंग देते थे, है ना, तथा आप कॉपी के नीचे बनाते जाना, सीधा ऐसे मत करना। तथा y बराबर का मान कितना है, y1 + 4/2, है ना। y का मान कितना दिया हुआ देखो, y का मान दिया -3, तो -3 यहाँ पे लगा देंगे, और y1 + 4/2, इसके नीचे 1 छुपा हुआ है ना, 3 के नीचे 1 छुपा हुआ है। y1 + 4 को 1 से गुना करो, तो y1 + 4 बचेगा, और 3 दूना -6 बचेगा, 3 दूना -6 बचेगा। अब y1 है निकालना है, 4 इधर चल जाएगा, तो -6 -4, है ना, 4 प्लस में क्या बनेगा, माइनस बनेगा, y1 बराबर -10। देखो तो x1 का मान कितना गया, 3 आ गया, y1 का मान कितना गया, 4 आ गया, y1 का मान -10 आ गया। तो हमको a का निर्देशांक निकालना था ना, तो a का निर्देशांक क्या माने थे, a का निर्देशांक यही तो माने थे, x1 y1, निकल गया हमारा x1 y1, इसलिए a का निर्देशांक क्या माने थे, x1 y1 बराबर 3 - 10। अरे आपका क्या गया, आंसर आ गया। बस इतना छोटा सा सवाल है। और आप अब देखो इसको आप विभाजन विधि से भी बनाओगे, तो मैं बताया हूँ विभाजन विधि से बनाओगे तो आपको मैं बता दूँ कि ये दोनों को सेम अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों मध्य है। तो m1x2 + nx1 mx2 + nx1/m + n, इससे बैठाओगे तो भी आंसर आएगा। यानी कि वहाँ पे जो m का मान आएगा, यहाँ पे m का मान 1 आएगा, n का मान 1 आएगा, ठीक है। और ये जो x का जो मान निकालेंगे, जो x वाला अक्ष होगा, x से बराबर इतना कर देंगे, सेम मान आंसर आने वाला है, सेम आंसर आएगा। तो इस सवाल में कुछ भी जान नहीं था, आपको सिर्फ समझना था कि ये सवाल कैसे देता है। और ये देखो सवाल ऐसा नहीं कि सवाल बहुत ईजी है, सवाल ऐसा नहीं कि सवाल बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करोगे तभी ईजी लगेगा, नहीं करोगे तो ईजी नहीं लगेगा। और ये एक स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, आज समझे, स्टैंडर्ड लेवल का सवाल है, इतना भी नहीं कि ज़्यादा हार्ड है और ज़्यादा हल्का भी नहीं है। यानी कि जो नहीं पढ़े होंगे तो वो स्टैंडर्ड लेवल का उसके लिए बन जाएगा। और इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में ऐसा सवाल डालता है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक जानते ही हैं, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस तरह से आप बनाएंगे तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकल जाएगा। और ये जो हमारा 2 निर्देशांक निकला है, ये x अक्ष वाला है, ये y अक्ष वाला है, तो x को x के साथ ले गए, y को y के साथ ले गए, और हमारा x1 और y1 ज्ञात हो गया है। तो यहाँ पे a का निर्देशांक क्या हो गया, 3 - 10, है ना। तो कितना ईजी से हम इस सवाल को हल कर लिए। अब सवाल पढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 को। अब देखिए सवाल नंबर 8, तो देखो सवाल नंबर 8 कैसे घुमा घुमा कर देता है, और कितना आसान से मैं आपको बताऊंगा, और आपको बहुत अच्छी तरीके से इसको समझ जाएंगे आप, और समझ में भी आएगा बहुत अच्छे तरीके से। चलिए इसको हल करते हैं, ब्लैक ही करते हैं, सबसे क्लियर से दिखेगा ना, ठीक है। अब देखिए सवाल बोलता है ए बी क्रमशः इस तरह से बना हुआ है, मतलब ए बी एक लाइन है, ए और बी, ठीक है। ए का भी मान दे रहा -2 2,
और बी का मान दे रहा 2 माइनस 4, हो गया, ए बी दे दिया। तो P का निर्देशांक निकालना है, कहीं पे बिंदु P है, ऐसा नहीं बोल रहा मध्य बिंदु बोल रहा या केंद्र P का नहीं बोल रहा, केंद्र बोलता तो बीच बीच में लेते हैं, लेकिन P का निर्देशांक तो पता नहीं कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे, लेकिन केंद्र में नहीं होगा, है ना। और केंद्र पे अगर ले भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सवाल में केंद्र बोल रहा है नहीं, अब कहाँ पे है क्या पता, कुछ नहीं पता चल रहा, तो केंद्र से हट करके है, तो यहाँ पर है आपका P। और देखो एक का जो दिया हुआ है इसको हम क्या मान रहे हैं, हमको मानना पड़ेगा x1 y1, इसको x2 y2, और ये जो P है इसको x और y मानेंगे। और फिर बोलता है कि AP दिया हुआ है 3/7, AP कितना दिया हुआ 3/7, यहाँ से यहाँ तक AP जो दिया हुआ 3/7 दिया हुआ, AP बराबर 3/7 AB दिया हुआ है। तो यहाँ पर हल करते हैं, पहले तो लिख लेते हैं, माना कि -2 है बराबर x1 और y1, ये हम मान लिए, ठीक है, x1 y1 मान लिए। और b बराबर क्या दिया हुआ है 2 माइनस 4, इसको क्या मानेंगे x2 और y2, ठीक है। और यहाँ पर जो p है, p को मैंने p बराबर p मैंने माना है x और y, इतना बराबर तो निकालना ही है, ये तो निकालना था, है ना, x y मान लिए हैं। अब आपको पता चल गया x1 कितना -2 है, y1 -2 है, x2 आपका 4 है और y2 भी -4 है, y2 -4, x2 2 है, 2 है ना, और y2 है -4। अब यहाँ पे ये जो दिया हुआ इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है, AP बराबर 3/7 AB। अब देखो इसको अच्छी तरीके से समझो, इसको अगर हम AP जो लिखा हुआ है, ये AB को हम इधर लाएंगे तो AB गुना क्या बनेगा, भाग में बनेगा, बराबर 3/7। इसका मतलब ये हुआ कि AP है 3 और AB है 7, AP कितना है 3 है और AB 7, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है AP का वो 3 का है, और फिर यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है AB का, ये से कितना है 7 है, ठीक है। अब हमको तो जब हमको बिंदु ये तो हम x y मान लिए, जब हमको बिंदु निकालना है, बिंदु जब निकाल जो विभाजन करा उसका निर्देशांक निकालना है, तो हमको ये दोनों अनुपात तो पता होना जरूरी है। तो A से लेकर P तक तो पता चल गया 3 है, और A से B तक दिया हुआ 7 है, तो आप ही बोलो PB कितना होगा, तो आप बोलिएगा सर PB में से अगर इस 7 यहाँ से यहाँ तक 7 है, 7 में से 3 घटा देंगे तो क्या बचेगा, PB बचेगा। तब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं, जाहिर बात पूरा A से लेकर B तक है 7 और AP है 3, तो PB तो 4 होगा ही होगा। तो हम लिखते हैं, इसलिए PB बराबर कैसे निकालेंगे, AB माइनस AP, है ना। तो यहाँ पर देखो जी, ये देने की जरूरत भी नहीं यहाँ पे, 1 मिनट। तो AB कितना है, AB हमारा 7 है और AP है 3, कितना गया 4, यानी कि इसलिए AP बटा अगर PB करेंगे तो AP कितना आ गया 3 आ गया, अब PB कितना आ गया 4 आ गया, 3/4 आ गया, यानी कि हम इसको 3:4 भी लिख सकते हैं। इतना बराबर क्या होगा M/N माना, ठीक है, इतना बराबर क्या माने N, इतना बराबर हम मानते हैं M/N, ये मान लिए, यानी कि M हमारा 3 है और N कितना है 4 है, ठीक है, M हमारा 3 है N 4 है। अब आप जानते हैं P का सूत्र, P का है, P यहाँ पे क्या कर रहा, विभाजन कर रहा, तो यहाँ पे लिखते हैं इसलिए P बराबर, अब यहाँ पे विभाजन का सूत्र बनाना पड़ेगा, तो हमको पता चल गया M यहाँ पे ये 3 है, N हमारा 4 है। अच्छा कहीं M1 M2 देता है तो कोई दिक्कत नहीं, M1 है, M1 को x2 से गुना करेंगे और M2 को x1 से गुना करेंगे, तो x2 x1 इस तरह से कन्फ्यूजन थोड़ा सा लगता है हल्का से, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए, तो मैं उस कन्फ्यूजन को ही हटा देता हूँ, यहाँ पे M मान लेता हूँ, M को x2 से करेंगे और N को x1 से करेंगे, M को y2 से करेंगे, N को y1 से करेंगे, एक जगह आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो यही बताया था मैंने कि mx2 प्लस nx1, आप जो फॉर्मूला यूज करो कोई दिक्कत नहीं, m प्लस n हो गया, और y का क्या निकलेगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ये आपका 2 फॉर्मूला आ गया। अब m कितना दिया हो तो m तो मान ले 3 तो अभी m आ गया 3, और x2 देखो x2 जी, x2 यहाँ पर कितना है 2 है ना, x2 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं x2 2, n कितना है, n हमारा 4 है, और x1 देखो x1 है 2, x1 है सॉरी -2, x1 -2, x1 है -2,
तो माइनस जब भी आता तो हम क्या करते, घेर के लिखते, याद रखना। और ये m प्लस n यानी कि 3 + 4 हो गया। यहाँ पर भी वही कहते हैं m कितना 3 है। y2 देखते हैं, अच्छा y2 y1 देख लेते हैं। y2 दिया हुआ है -4, y1 दिया हुआ -2, याद रहेगा। y2 दिया हुआ है -4 प्लस n तो हमारा 4 है, y1 दिया हुआ -2, याद रखना। और ये 3 + 4 हो गया। अब इसको हम ऐसे घेरते हैं। तो मैं यहाँ बड़ा बड़ा बना रहा हूँ ताकि आपको क्लियर से देखे, कोई दिक्कत ना हो। 3 दूना 6, 4 को 2 से गुना करेंगे तो पहले निशान भी गुना करना, उसका जो साइन है प्लस माइनस माइनस, 4 दूना 8। बहुत से स्टूडेंट ऐसे में भी गड़बड़ करते हैं। हाँ जी, बहुत लोग का है पुअर है। देखो मैथ इतना आसानी नहीं है जितना आसान, जिसको समझ में आ गया उसके लिए सबसे आसान मैथ है, और जिसको समझ में नहीं आया उसको सबसे खतरनाक, सबसे ख़राब, सबसे डेंजर बोलो ये मैथ ही है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि लगभग मेरे ख्याल से 75% स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। 75 नहीं तो कम से कम 50% प्रॉब्लम होता ही है। और जितना रिजल्ट जो कम होता है, जो फेल होते हैं स्टूडेंट जो फेल होता है उसका रिजल्ट उठा के देख लो आप, तो आप बोलोगे सर मैथ में ही कम है, मैथ में ही फेल है। तो मैथ में ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, और रिजल्ट कम हो, नंबर कम बढ़ने का कारण मैथ ही है। अगर अच्छा रहा तो मैथ नंबर बढ़ गया। अच्छा यहाँ पे देखो 4 × 12, तो मैं बीच में आप लोग से थोड़ा सा यहाँ पे गुफ्तगू भी करने लगता हूँ। 4 दूना -8 है ना, प्लस माइनस -8, 4 3 7। अब यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ तो बचा नहीं, यहाँ पे कुछ तो नहीं बचा, बस आपको यहाँ पे सिर्फ फार्मूला ही मेन था। यहाँ पे आ गया -2/7, और ये कितना जगह -20/7, और यही आपका पी करने का आंसर हो गया। तो कितना है जैसे इस सवाल को हम लोग हल कर लिए। और देखो अभी सुबह ये क्लास चल रही 7 बजे, और जब शाम 3 बजे दिन में चलेगी तो 7.1 एक्सरसाइज हो जाएगा ख़त्म, और फिर करेंगे 7.3 का उद्घाटन करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसको शुरू करने से पहले, 7.3 शुरू करने से पहले मैं बोर्ड पर आकर के एक वीडियो में आपको समझाऊंगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इतना लंबा चौड़ा फॉर्मूला है यार, कैसे याद करेंगे। बहुत अच्छा ट्रिक मैं बताऊँगा याद करने का। और फिर त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकालते हैं, त्रिभुज का माध्यिका कैसे निकालते हैं, इस तरह के सवाल आपके एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है। एनसीईआरटी में मेरे ख्याल से सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में दिया हुआ है, और शायद उसमें 5 सवाल हैं। तो मैं और बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा। और बाकी यहाँ पे जो एडवांस में जो सवाल दिया हुआ है, ऐच्छिक विषय, वो भी दिया हुआ है। तो अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं एडवांस वाला भी सवाल बता दूंगा, टेंशन ना लो। तो इस सवाल में कुछ दिक्कत लगा आप लोग को, कुछ दिक्कत लगा तो मुझे कमेंट जरूर करना, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं था, इसमें तो कुछ भी जानने थे। ये दूरी दिया हुआ था, और यहाँ से भी दिया हुआ था AP दिया हुआ था 3, और AB दिया हुआ था 7। तो हम AB जायज़ बात ये तो निकाल लेंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बचेगा। अब यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे इस तरह से निकाल लिए, और हम P का निर्देशांक निकाले, P का निर्देशांक निकाले तो हमारा ये आ गया, ठीक है। और ये जो आया ये आपका आंसर है। ओके, तो चलो वीडियो को फिलहाल यहीं पे मैं करता हूँ एंड, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में 7.2 का करेंगे खात्मा, और फिर 7.3 का करेंगे उद्घाटन नेक्स्ट दिन। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताऊं, अच्छी तरीके से पहले समझा दूंगा, तब आपको ये पढ़ाऊंगा, तब आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, और वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे मैं समझाऊंगा, एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा। ये एनसीईआरटी के तो सवाल बताऊंगा, एक एक एग्जाम्पल भी दूंगा। और सबसे बड़ी बात, ये खुशी की बात ये है कि जैसे ही एनसीईआरटी खत्म होगा, अभी तो बहुत सारा चैप्टर बाकी है, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से खत्म होगा। टेंशन ना लो। इसमें बहुत कम अब बचा क्या है, इसमें आपका त्रिभुज में नहीं पढ़ाया हूँ था ना, त्रिभुज बच गया है। त्रिभुज के बाद आपका वृत्त बच गया है, वृत्त से क्षेत्रफल वगैरह और क्षेत्रमिति सवाल बच गया है, और पराक्रम। मतलब मेरे ख्याल से लगता है 1 से 2 महीना में ये चैप्टर खत्म, किताब खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैं आकर के बोर्ड पर लाइव आकर के मैं आपको पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे मज़ा आएगा। और किताब कौन सा किताब का, भारतीय भवन का कराऊंगा, क्योंकि भारतीय भवन में बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप लोगों में से बहुत लोग मेरे ख्याल से भारतीय भवन किताब पढ़ते होंगे मैथ का, उसमें बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कराया हुआ है। और लेकिन मैं ये एनसीईआरटी क्यों पढ़ाया हूँ, एनसीईआरटी मैं इसलिए बताया हूँ ताकि कम से कम इस लॉकडाउन में स्टूडेंट एनसीईआरटी तो कम से कम पढ़ ले, एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर ले। उसके बाद आपको बहुत सारा सहूलत हो जाएगा, और बहुत कुछ सीख भी जाएंगे। चलो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे।